जय हिंद। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के हमारे सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पहले हमने 2 वीडियो शूट किए थे और उन दोनों वीडियो में हमने 10th पैराग्राफ तक आप लोगों को बताया है कि 10th पैराग्राफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में। आज हम जो पैराग्राफ की बात करेंगे वो 11th पैराग्राफ है और इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उन वीडियो को आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के माध्यम से भी रेनबो पार्ट 2 का बना हुआ है प्लेलिस्ट, उसको भी आप देख सकते हैं वहां से भी जाके। तो अभी हम चलते हैं पैराग्राफ नंबर 11 पे और इसमें देखते हैं गांधी जी ने अपने विचारों को किस प्रकार से व्यक्त किया है। स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे कई सारे स्टूडेंट हमको पर्सनल मैसेज किए कि सर इसको थोड़ा सा और डिफाइन कर दिया जाए, थोड़ा हिंदी का ज्यादा उपयोग किया जाए। तो मैं चाहूंगा, मैं ऐसा प्रयास रखूंगा कि आपको बता सकूं। बट जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक तो है कि आप रिपीट एंड रिपीट कीजिए, दूसरा चीज है कि अगर आपके पास बुक है तो ज्यादा बेटर तरीके से आप समझ सकते हैं। इसके बाद भी ये जब वीडियो मैं पूरा टोटल शूट कर लूंगा तो इसके बाद हम आप लोगों को एक एक वर्ड का उसका हिंदी के साथ में बताऊंगा। इसलिए अभी जो है ये जो सीरीज हमारा चल रहा है ये एज इट इज चलेगा और इसके बाद फिर मैं इसको रिपीट भी करूंगा और इस तरीके से हम आपको टोटल लेसन के बारे में, आईएएस सेकेंड ईयर के बारे में बताएंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं महात्मा गांधी ने अपने विचारों को किस प्रकार से व्यक्त किया है। तो यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 11 में कहता है व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन। अब यहाँ पर व्हाट का निशान लगा है, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन यानी कि आधुनिक सभ्यता क्या है। आधुनिक सभ्यता क्या है? गांधी जी कहते हैं व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन। आधुनिक सभ्यता जो है वह क्या है। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे अगला जो लाइन कहता है इट इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल। अब ये जो आप क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं, क्वेश्चन मार्क के बाद वाला जो लाइन है कॉमा तक आप देख पाएंगे, इट इज, यह क्या है? वर्शिप ऑफ द मटेरियल यानी भौतिक वस्तुओं का पूजा है, वस्तुओं की आराधना है, वस्तुओं की पूजा है, वस्तुओं के का मान सम्मान है। ठीक है ना। तो आधुनिक सभ्यता क्या है? तो यह वस्तुओं की पूजा है। ये दोनों पॉइंट आपको समझा रहा है। अगला है इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस। इसके अगले वाले में गांधी जी थोड़ा सा और ज्यादा गहराई में गए और आपको बताया है कि यह जो पूजा है, मतलब हमारा जो आधुनिक सभ्यता है वह अगर वस्तुओं की पूजा है तो यह पूजा है, तो यह करें कि यह पूजा जो है यह हमारे अंदर के पशुओं की पूजा है। मतलब हमारे अंदर अच्छा भी इंसान भी बसता है और पशु भी बसते हैं, तो पशु की पूजा है ये। ठीक है। अगला है इट इज अनएडल्टरेटेड मटेरियलिज्म। इसमें कहता है यह अनएडल्टरेटेड का मतलब होता है कोरा, सादा, बिल्कुल ही मतलब नीछच कह सकते हैं उसको। भोजपुरी भाषा बिहार में ज्यादातर हम लोग भोजपुरी के वर्ड को समझेंगे तो नीछच, सादा, एकदम प्योर। तो क्या है यह कोरा? क्या है यह? कोरा भौतिकवाद है, मेटेरियलिज्म है। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, और आधुनिक सभ्यता कुछ नहीं है। क्यों कुछ नहीं है? इफ इट डज नॉट थिंक एवरी स्टेप ऑफ ट्रायम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन। तो यहां पर कहते हैं गांधी जी कि आधुनिक सभ्यता क्या है? यह तो वस्तुओं की पूजा है और यह हमारे अंदर बसे हुए पशुओं की पूजा है। यह कोरा भौतिकवाद है और मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग। मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ नहीं है। इफ इट डज नॉट थिंक, अगर यह सोचता नहीं है, एट एवरी स्टेप, अपने पग पग पर, ट्रायम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन,
यानी कि मेटेरियल सिविलाइजेशन, यानी कि भौतिक सभ्यता पे अगर विजय करने के लिए क्या है, विजय करने का विचार यह नहीं करता है, ठीक नहीं करता है, तो यह कुछ भी नहीं है। यानी कि मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि अगर आधुनिक सभ्यता हर स्टेप पे, पॉइंट पे भौतिक सभ्यता की विजय के बारे में विचार करती नहीं करती है, तो यह कुछ भी नहीं है। ये हमने आपको पैराग्राफ नंबर 11 के माध्यम से बताया। अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो मैं रिपीट कर देता हूं, व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन। मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, तो यह गांधी जी खुद ही कहते हैं, इट इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल, यह वस्तुओं की पूजा है, और यह हमारे अंदर बसे पशुओं की पूजा है। इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस, मतलब हमारे अंदर बसे पशु कहने का अर्थ गांधी जी का यहाँ पर है कि हमारे अंदर जो बुरी चीजें हैं, बुरी आत्मा भी कह सकते हैं कि हमारे अंदर बुरा जो स्वभाव है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि दो चीजें हर व्यक्ति के अंदर होता है, एक अच्छी आदत, एक बुरी आदत। तो बुरी आदतों की पूजा है, हम ऐसा भी कह सकते हैं, और यह कोरा भौतिक बात है। इट इज अनएडल्टरेटेड मटेरियलिज्म। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन, जो मॉडर्न आधुनिक सभ्यता है, यह कुछ भी नहीं है अगर यह मॉडर्न सभ्यता कुछ भी नहीं है अगर यह वस्तुओं पर अपना विजय हासिल करने के बारे में विचार नहीं करती। क्योंकि वस्तुओं पर विजय हासिल करना ही करने का अगर विचार नहीं करती तो मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ नहीं है। यहाँ पर गांधी जी के ने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के पहले लेसन में ये बताया है। अब हम आते हैं जो पैराग्राफ नंबर है हमारा 12, उस पे आते हैं। यहाँ पर जो हमें दिखाई दे रहा है लाइन, इट इज द परहैप्स अननेसेसरी इफ नॉट अनलेस टू वेट द मेरिट ऑफ टू सिविलाइजेशन, इट इज likely that the West has evolved a civilization suited to its climate and surroundings. And similarly, we have a civilization suited to our condition, and both are good in their own respective spheres. ये पैराग्राफ नंबर 12 है। इसमें कह रहा है कि इट इज परहैप्स नेसेसरी इफ नॉट अनलेस यूजलेस टू वेट द मेरिट ऑफ द टू सिविलाइजेशंस। इट इज लाइकली दैट द वेस्ट हैज इवॉल्व्ड ए सिविलाइजेशन suited to its climate and surroundings. And similarly, we have a civilization suited to our condition, and both are good in their own respective spheres. अब यहां पर देख लीजिए इस लाइन को, यहां पर कहता है इट इज परहैप्स नेसेसरी। परहैप्स का मतलब संभावना जताने के लिए हम इसका यूज करते हैं, मतलब यह जो संभवतः अननेसेसरी है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। और इट इज नॉट यूजलेस इफ नॉट यूजलेस, तो यह कह रहा है कि यह यूजलेस है, मतलब बेकार है। टू वेट द मेरिट ऑफ द टू सिविलाइजेशन, दो सिविलाइजेशन के बारे में तोलना, परखना, दो सिविलाइजेशन का आपस में तुलना करना, ये क्या है, बेकार है, वेट ऑफ मेरिट। इट इज लाइकली दैट द, यह कहा जा सकता है कि यह हो सकता है कि वेस्ट हैज इवॉल्व्ड सिविलाइजेशन सूटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग्स। जो वेस्ट की सभ्यता है, जो पाश्चात्य सभ्यता है, वह अपनी जलवायु, जो वहां पर मौसम है, वातावरण के अनुकूल सभ्यता का विकास किया। एंड सिमिलरली, और उसी प्रकार वी हैव ए सिविलाइजेशन, हमारे पास जो सभ्यता है, सूटेड टू आवर कंडीशन, जो हमारी जो सभ्यता है वो हमारी सभ्यता के अनुकूल विकास किया। एंड बोथ आर गुड इन देयर ओन रिस्पेक्टिव स्फीयर्स,
और इसके बाद कहता है कि इसी प्रकार हमारी सभ्यता हमारी परिस्थितियों के अनुकूल है और अपने अपने क्षेत्र में दोनों अच्छी है। अब देखिए गांधी जी यहाँ से एक तरीके से कह सकते हैं कि गियर चेंज किए, ठीक है ना। जो सभ्यताओं के बारे में अभी हम लोग क्या कर रहे थे, विश्लेषण कर रहे थे कि ये सभ्यता मेटेरियलिज्म पे निर्भर करती है और ये जो सभ्यता है वो भौतिकवाद पे निर्भर करती है और ये जो है मानव विकास। अब यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि देख लीजिए संभवतः ऐसा हो सकता है और चाहे यह बेकार है कि दो सभ्यताओं का एक दूसरे के साथ कंपैरिजन किया जाए और वहां की क्लाइमेट और सराउंडिंग्स अलग है और हमारी कंडीशन अलग है, तो दोनों ही क्या है अलग अलग, मतलब दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने विचार से रिस्पेक्टिव स्पेयर्स में है, मतलब ठीक है। ये पैराग्राफ नंबर आपको 12 में बताया गया है। अब हम चलेंगे पैराग्राफ नंबर 13 पे और देखेंगे कि इसमें गांधी जी ने अपने विचारों को और कितनी गहराई थी। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे। हम अभी जो आपको बताने जा रहे हैं वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर आईएससी सेकेंड ईयर का पहला लेसन का 13वां पैराग्राफ। मेरा एक स्टूडेंट है जो पर्सनल मैसेज हमको कर रहा है, अंकित, ये कह रहा है कि सर भोजपुरी में भी बताइए। देखिए आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में पढ़िए, जहां पे जरूरत होगा भोजपुरी में वर्ड हम यूज कर लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है पैराग्राफ नंबर 13, यहाँ पर क्या कर रहा है, the distinguishing characteristic of modern civilization is an indefinite multiplicity of human wants. The characteristic of ancient civilization is an imperative restriction upon and a strict regulating of these wants. The modern or Western instableness arises really from want of living faith in a future state and therefore also in divinity. The restraint of ancient or Eastern civilization arises from a belief, often in spite of ourselves, in a future state and the existence of a divine power. अब देखिए, भला भारत का बात हो और भारत की सभ्यता की बात हो और डायविनी पावर की बात ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। यहां पर क्या हो रहा है, ये लाइन पढ़िएगा, द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट। ये आप देख लीजिए, यहां पर फुल स्टॉप दिया हुआ है। द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ modern civilization is an indefinite multiplicity of human mind. यानी कि यहां पर कहता है आधुनिक सभ्यता का जो एक गुण है वह क्या है, इनडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन माइंड, मतलब कि मानव का जो इच्छा है, चाह है, अभिलाषा है, वांट मतलब इच्छा, चाह, अभिलाषा, शौक भी कह सकते हैं, वह इनडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी है, मतलब उसका कोई अंत नहीं है, अत्यंत बृहद फैलाव है, बहुत बड़ा स्तर पर फैला हुआ है। यानी कि मानव का जो कैरेक्टर जो है मॉडर्न सिविलाइजेशन में जो है, वो मानव का जो चाह है, अभिलाषा है, उसका कोई अंत नहीं है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंसाइंट सिविलाइजेशन इज एन इंपरेटिव रिस्ट्रिक्शन अपॉन। अब यहां पर कहता है कि इन इच्छाओं को, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंसाइंट सिविलाइजेशन इज एन इंपरेटिव रिस्ट्रिक्शन अपॉन, इन इच्छाओं को अनिवार्य रूप से, मतलब महत्वपूर्ण रूप से सीमित करना या
अत्यंत कठोरता के साथ इन पर नियंत्रण करना ही प्राचीन सभ्यता की विशेषता है। प्राचीन सभ्यता की जो विशेषता है वह इंपरेटिव रिस्ट्रिक्शन अपॉन है। इसके बाद कहा था एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ, मतलब एकदम उस पर रोक लगाना, दीज वांट, इन अभिलाषाओं पे, इन चाहों पे, इन शौक पे जो है रोक लगाना, यही जो है हमारा यहाँ पर जो दिया हुआ है आपको देख पा रहे होंगे। आधुनिक सभ्यता में इसे इस पर जो है लगाम लगाने के लिए द मॉडर्न और वेस्टर्न इन स्टेबलनेस एराइजेस, मॉडर्न यानी कि पुराना और वेस्टर्न, मॉडर्न मतलब आधुनिक, और वेस्टर्न मतलब पाश्चात्य, पुरानी, पुरानी मतलब ये जो है ब्रिटेन वगैरह से संबंधित। Instableness arises really from want of living faith in a future state and therefore also in divinity। अब यहां पर कहता है कि वास्तव में अगर देखा जाए तो आधुनिक या पश्चिमी सभ्यता में जो है असंतोष का जो वजह है वह भविष्य में चाहे ईश्वर के प्रति विश्वास की कमी है। मतलब हम जो है हम चाहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो हम कर लेंगे, ईश्वर जैसी कोई चीज में हम विश्वास जो है हमारा डगमगाया हुआ है, कम है। अगला है द रिस्ट्रेन ऑफ एंसाइंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन arises from a belief। अब यहां पर क्या कहता है, प्राचीन या पूर्वी सभ्यता का जो है वह जो संयम है वो भविष्य में कोई भी परिस्थिति में ईश्वर की शक्ति में विश्वास की वजह से, ईश्वर की जो शक्ति है उसमें विश्वास की वजह से क्या है, प्राचीन या पूर्वी सभ्यता का जो संयम है और जो उसका भविष्य है वो निर्भर करता है ऑफन इन स्पाइट ऑफ आवरसेल्फ, और जो कि हमारे अंदर ही इन ए फ्यूचर स्टेट एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ ए डायविनी पावर, एक शक्ति है और उसी शक्ति में हम लोगों को विश्वास करना चाहिए। और अगर हम उस शक्ति में विश्वास की कमी हमारे अंदर है तो जो है हम मतलब मेटेरियलाइजेशन के पीछे भागेंगे और ईश्वर में विश्वास का जो वजह है वह हमारे अंदर है। हमें अंदर से ही विचार करना होगा कि हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। तो ये आप लोगों ने पैराग्राफ नंबर 13 के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम आपको पैराग्राफ नंबर 14 के बारे में बताएंगे। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। किसी भी प्रकार के कमेंट के लिए, सलाह के लिए आपका स्वागत है। हम इसी प्रकार से पूरे चैप्टर बाय चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बाद फिर दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, ऐसे करके हम टोटल चैप्टर आपको बताएंगे। इसके बाद प्रोज पोएट्री दोनों कंप्लीट कराएंगे। इसलिए हमारे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर हम वीडियो कोई भी अपलोड करेंगे, अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आप पे अलर्ट जाएगा और आप वहां से देख सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।